हेलो एवरीवन, मैं सीए सचिन गुप्ता आपका अनअकैडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ रिवीजन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर के 3 भाग हैं, एक इंटीग्रल अकाउंट्स, एक नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स और एक रिकंसिलिएशन। हम वन बाय वन तीनों करेंगे, बट हम स्टार्ट अपने रिवीजन का रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट से करेंगे। देखिए, एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इंटीग्रल भी होता है, नॉन इंटीग्रल भी होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है, इंटीग्रल के अंदर हम सिंगल सेट ऑफ बुक बनाते हैं, जबकि नॉन इंटीग्रल के अंदर हम डबल सेट ऑफ बुक बनाते हैं, एक कॉस्ट बुक और दूसरी फाइनेंशियल बुक। अब इन दोनों बुक से जो प्रॉफिट आता है वो अलग अलग आता है। कॉस्ट बुक से प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्रॉफिट, फाइनेंशियल बुक से प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट। इन्हें हमें रिकंसाइल करना पड़ता है। तो कॉस्ट फाइनेंशियल प्रॉफिट को रिकंसाइल करते हैं अगर कंपनी नॉन इंटीग्रल सिस्टम फॉलो करती है। इंटीग्रल सिस्टम के अंदर सिंगल सेट ऑफ बुक बनाते हैं और उसमें रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सिंगल प्रॉफिट आता है। हम लोग रिकंसिलिएशन आपके साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ एक सवाल आता है, कॉस्ट और फाइनेंशियल प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस क्यों आता है, इन दोनों बुक्स में डिफरेंस क्यों होता है? तो इसके कुछ रीजन है, पहले वो मैं आपको यहाँ पे नोट करवाता हूँ, फिर उसके बेस पे हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। आप कनेक्ट कर सकते हैं अब से। देखिए, रिकंसिलिएशन, दो प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आता है? सबसे पहला एक रीजन है मटेरियल ऑब्लिक लेबर कॉस्ट। हमारी एक बुक होती है कॉस्ट बुक और एक बुक होती है फाइनेंशियल बुक। यहां पर हम मटेरियल और लेबर की स्टैंडर्ड कॉस्ट लेते हैं और यहां पर एक्चुअल कॉस्ट लेते हैं। ये एक वजह है जिससे प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लगनी चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट वो होती है जो एक्चुअल में लगी। हम मटेरियल और लेबर की स्टैंडर्ड कॉस्ट लेते हैं कॉस्ट बुक में और फाइनेंशियल बुक के अंदर हम लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट। अब हमारा दूसरा आइटम है ओवरहेड्स। एक हुआ कॉस्ट बुक और एक फाइनेंशियल बुक। कॉस्ट बुक में हम ओवरहेड्स रिकवर्ड लेते हैं, फाइनेंशियल बुक में हम ओवरहेड इनकर लेते हैं। जितना एक्सपेंस हुआ वो फाइनेंशियल बुक में लेते हैं और जितना प्रोडक्शन करके सेल करके रिकवर हुआ वो कॉस्ट बुक में लेते हैं। थर्ड, डेप्रिसिएशन। एक कॉस्ट बुक है और एक फाइनेंशियल बुक। कॉस्ट बुक के अंदर डेप्रिसिएशन मशीन आर के हिसाब से और फाइनेंशियल बुक में एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के हिसाब से लेते हैं। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस अराइज होता है इन दोनों बुक्स के प्रॉफिट के अंदर। कुछ आइटम्स हैं जो सिर्फ कॉस्ट बुक में कंसिडर किए जाते हैं, ओनली इन कॉस्ट बुक। अब ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो सिर्फ कॉस्ट बुक के अंदर जाते हैं? देखिए, एक है नोशनल रेंट, एक नोशनल इंटरेस्ट और एक नोशनल सैलरी। ये 3 चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बुक के अंदर कवर की जाती हैं। नोशनल रेंट, नोशनल इंटरेस्ट, नोशनल सैलरी। इसका मतलब है अपने आप को रेंट देना, अपने आप को सैलरी देना और अपने आप को इंटरेस्ट देना। ये 3 आइटम सिर्फ कॉस्ट बुक के अंदर कवर किए जाते हैं। फाइनेंशियल बुक में इनको हम एक्सपेंस नहीं मानते। इसके अलावा कुछ आइटम्स हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल बुक में कंसिडर किए जाते हैं।
इसके अंदर क्या क्या आता है? एक बैड डेब्ट्स, इनकम टैक्स, गुडविल, प्रीलिम एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस on sale of fixed asset oblique investment. These are the items which are considered only in the financial book. ये सिर्फ financial book के अंदर consider किए जाते हैं. Bad debts, income tax, goodwill, prelim expenses, return of, profit oblique loss on sale of fixed asset oblique investment. होप सो आपको यहाँ तक की अभी तक की मेरी बातें ठीक से समझ आ रही हैं. जब आप रिकंसाइल करने बैठते हैं तो आपने करना क्या होता है? किसी भी बुक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आप ले सकते हैं. उसके बाद आपको दूसरी बुक के ऊपर इफेक्ट देखना है. अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी वजह से दूसरी बुक का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो यहाँ पे प्लस होगा. अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी भी वजह से दूसरी बुक का प्रॉफिट घट रहा है तो वो यहाँ पे माइनस होगा. अकॉर्डिंगली आपको दूसरी बुक का प्रॉफिट मिल जाएगा. कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टडी मटेरियल से ही प्रैक्टिस करके इस कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाएंगे. आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं अब से. मैं आपको यहाँ पर अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 पे लेके चल रहा हूँ, जो कि पेज नंबर 7.49 पर है. देखिए क्या लिखा है. Messrs. SK Piano Company showed a net loss of 4,16,000 as per financial account for the year 31st March. आपको नेट लॉस देखना है फाइनेंशियल बुक से. The cost account, however, disclosed a net loss of 3,28,000 for the same period. Cost account 328 का लॉस दिखा रहा है. Following information was revealed as a result of scrutiny of the figure of both sets of book. कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है. फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, ट्रांसफर फी, स्टोर एडजस्टमेंट. प्रिपेयर अ मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट. देखिए, कभी भी आपसे रिकंसिलिएशन अकाउंट पूछे तो आप डायरेक्टली कभी भी अकाउंट ना बनाएं. गलत होने के चांसेस हैं. पहले आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं वर्किंग में और बाद में उसको अकाउंट में कन्वर्ट कर दें. आइए इस क्वेश्चन को करते हैं. एक बारी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं. किसी भी बुक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ले सकते हैं. हम यहाँ पर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक ले रहे हैं. इनफैक्ट लॉस दे रखा है कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग, तो माइनस का साइन डाल दिया, 3,28,000. अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करनी है और कुछ चीजें लेस करनी है. वो हम कैसे कर सकते हैं देखिए. एक हमारा होता है कॉस्ट P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होता है फाइनेंशियल P&L. अब में देखते हैं कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे. सबसे पहला है फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड. फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड यानी कि ये जितना भी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी होता है या अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड होता है, ये कॉस्ट बुक में होता है. अब क्वेश्चन कहता है फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड है 6,000 से. मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं, मान लो फाइनेंशियल में 10,000 है, ऐसा मैंने माना. तो कॉस्ट बुक में 6,000 से अंडर रिकवर है, तो वहां कितना है 4,000. मैंने कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लिया है, तो इफेक्ट हम किस पे देखेंगे? फाइनेंशियल P&L पे. हमने कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लिया है, इफेक्ट हम फाइनेंशियल पे देखेंगे. आप देख के एक चीज बताएं, इससे फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा? ऑब्वियसली फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम होगा क्योंकि फाइनेंशियल ने खर्चा ज्यादा दिखा रखा है. तो इसको हम लेस में लिख देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड -6,000. नेक्स्ट है एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड. एडमिन ओवरहेड्स ओवर रिकवर हुए हैं 4,000 से. इसका मतलब अगर मान लीजिए
यहाँ पे 10,000 इनकर्ड है, तो यहाँ पे ओवर है 14,000, 4,000 से ओवर रिकवर है, तो यहाँ 14,000 है। अब इससे फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम की ज्यादा, ऑब्वियसली जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा क्योंकि उसने खर्चा कम किया है। एडमिन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड 4,000। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में डेप्रिसिएशन है 1 और कॉस्ट में कितना है 1,30। इससे फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम की ज्यादा, ऑब्वियसली फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा होगा क्योंकि उसने खर्चा कम किया है, डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा कम किया है, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। डेप्रिसिएशन अंडर रिकवर्ड, सॉरी ओवर रिकवर्ड आएगा, ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट 10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, फाइनेंशियल में इंटरेस्ट है 20,000, कॉस्ट में नहीं है। ये इंटरेस्ट तो वैसे भी फाइनेंशियल में आता है, कॉस्ट में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, कॉस्ट में नहीं है, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या होगा ज्यादा, 20,000। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, फाइनेंशियल में इनकम टैक्स प्रोवाइड है। ये आइटम जो है ये सिर्फ फाइनेंशियल बुक के होते हैं, कॉस्ट में तो इनकम टैक्स है ही नहीं, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो जाएगा 1,20। ट्रांसफर फी, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उसको बाजार से दोबारा से किसी ब्रोकर के थ्रू शेयर होल्डर से खरीदते हैं, तो उसके बाद हम कंपनी में उन शेयर्स को अपना ट्रांसफर कराने के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, तो ऐसे में कंपनी कुछ पैसे लेती है शेयर हमारे नाम ट्रांसफर करने में, सो इट क्रिएट्स रेवेन्यू फॉर द कंपनी। तो ट्रांसफर फी क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक, फाइनेंशियल में ट्रांसफर फी क्रेडिट हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ गया ट्रांसफर फी। लास्ट पॉइंट, स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल, कोई मटेरियल का एबनॉर्मल गेन हो गया होगा, मे बी ये वो चीज इंडिकेट कर रहा है, स्टोर एडजस्टमेंट प्लस 2,000। अब इसको एडजस्ट करके देखो, यहां पर आंसर आ जाएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। मैं देखता हूं कितना आता है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। $4,16,000, सॉरी फाइनेंशियल बुक आएगा 4,16,000। दिस इज द वे वी प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का तरीका हो गया। अब हम लोग यहां से चलेंगे, एक हम बनाएंगे मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग लिखते हैं। हमने लिखा लॉस एज पर कॉस्ट बुक, लॉस एज पर कॉस्ट बुक कितना था 328। जो भी आइटम माइनस होते हैं वो इस साइड आएंगे, प्लस वाले आइटम इस तरफ आएंगे हमेशा, और अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड पर आ जाता। अब जैसे पहले प्लस वाला आइटम लिख देते हैं, एडमिन ओवरहेड्स 4,000, डेप्रिसिएशन 10,000, इंटरेस्ट 20,000, ट्रांसफर फी 2,000, स्टोर एडजस्टमेंट
2000, फैक्ट्री ओवरहेड 6000, इनकम टैक्स 1,20,000। यहाँ पर आ जाएगा लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक 4,60,000। हमेशा इसी तरह से रिकंसिलेशन अकाउंट बनेगा। अगर आप कॉस्ट बुक का प्रॉफिट लेते हैं तो वो टॉप पे क्रेडिट साइड पर आता है, लॉस है तो वो डेबिट साइड पर आ जाएगा। अकॉर्डिंगली रिकंसाइल करेंगे, माइनस वाले आइटम्स इस साइड और प्लस वाले आइटम क्रेडिट साइड पर आएंगे। ऑलवेज दिस वे वी फॉलो इन रिकंसिलेशन। होप सो आपको यहाँ तक तो मेरी बात समझ आ गई होगी। मैं आगे लेके चलूंगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक दो छोटी सी बातें बता देता हूँ। देखिए, जैसे हम बात करते हैं ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स दो तरह का होता है, एक होता है वेरिएबल और एक फिक्स्ड। जो वेरिएबल होता है वो सेम इन बोथ बुक्स होता है। जो फिक्स है, एक होता है कॉस्ट बुक और एक फाइनेंशियल बुक। अब होता क्या है, कॉस्ट बुक के अंदर रिकवर्ड आता है, फाइनेंशियल बुक के अंदर इनकर्ड आता है। पहचान क्या होती है, अगर आपको कोई भी ओवरहेड पर आर पर यूनिट के हिसाब से दे रखा है तो वो रिकवर्ड है। एब्सोल्यूट अमाउंट है 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, तो वो इनकर्ड है। अब रिकवर कैसे निकालते हैं? जो इनकर्ड है उसको नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं और एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड बाय नॉर्मल इनटू एक्चुअल। तो इनकर्ड को नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करके एक्चुअल से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट साइड पे दे रखा है इनकर्ड। अब हम ऊपर चलते हैं, यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है। Following information is available from financial book of a company having normal production capacity of 60,000 units for the year. जो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 60,000 यूनिट्स, आमतौर पे 60 बनाते हैं। सेल्स, नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेज कॉस्ट, एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंस, एक्चुअल एडमिन, एक्चुअल सेलिंग, इंटरेस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू। हमें फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग निकालना है और बाद में उन दोनों को रिकंसाइल करना है। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं अब से। सबसे पहले मैं ओवरहेड्स आपके साथ लेता हूं, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन में मेरे को 1.5 लाख दे रखा है। अब ये पता लगाना है इसमें वेरिएबल कितना और फिक्स कितना। क्वेश्चन कहता है 60% फिक्स्ड है तो 40% वेरिएबल हुआ, 60 और 90। जो वेरिएबल है सेम इन बोथ बुक्स और जो फिक्स्ड है एक है कॉस्ट बुक, एक फाइनेंशियल बुक। फाइनेंशियल बुक में तो 90 दे ही दिया, कॉस्ट बुक में रिकवर्ड निकालेंगे, इसको नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे, इनटू एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे। तो ये आंसर कितना आता है, 90 डिवाइड बाय 60 इंटू 50, ये आता है 75। 75 और 60 25
टोटल आ गया 1,35,000। जो फैक्ट्री ओवरहेड हमको आया वो 1,35,000 आया। अब एडमिन एक्सपेंस हमें दे रखा है 45,000 विच आर कंप्लीटली फिक्स्ड। देखिए एडमिन ओवरहेड्स 45,000 दे रखा है जो कि फिक्स्ड है। इसको हम डिवाइड करेंगे नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी से 60,000, मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी से, ये आता है 37,500। तो एडमिन ओवरहेड्स हमारा आ रहा है 37,500। अब सेलिंग ओवरहेड लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 30,000 है, उसमें 40% फिक्स्ड है, 30,000 है वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल हो गया 60%, 18,000, 40% फिक्स्ड हो गया 12,000। इसको नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड किया, एक्चुअल से मल्टीप्लाई 10,000, टोटल आ गया 28,000। इस तरह से हमने अपने ओवरहेड्स की कैलकुलेशन करी है। अब आप फटाफट से एक काम कीजिए, यहां पर आप एक फाइनेंशियल पैनल बना के अपना फाइनेंशियल प्रॉफिट निकाल के दिखाइए कितना आता है। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। एक बार फाइनेंशियल पैनल अकाउंट बना के दिखाइए क्या आंसर आ रहा है। आइए फाइनेंशियल पैनल सेल, क्वेश्चन में हमें सेल कितना दे रखा है 10 लाख, सेल है 10 लाख। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस 5 लाख, 2.5 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 1.5 लाख, 45,000 और 30,000।
30,000। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव 15,000। प्रॉफिट आ जाएगा। $40,000। अब हमें कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग भी प्रॉफिट निकाल के उसको रिकंसाइल करना है। कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल लेंगे 5 lakhs, डायरेक्ट वेजेस लेंगे 2.5 lakhs, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 7.5 lakhs। फैक्ट्री ओवरहेड हमारा ऊपर आई थिंक 135 निकला था, 135। टॉप आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 885। एडमिन ओवरहेड्स 37,500। सॉरी ये फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। अब कॉप आ जाएगा 9/500। सेलिंग ओवरहेड 28,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट 49,000। सेल्स 10 lakhs। अब दोनों प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है। किसी भी एक बुक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ले सकते हो। अगर हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं और जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट बुक के हिसाब से लें तो इफेक्ट फाइनेंशियल पे देखेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे ज्यादा है, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम होगा। एडमिन ओवरहेड ज्यादा है, प्रॉफिट कम होगा। सेलिंग ओवरहेड ज्यादा है, प्रॉफिट कम होगा। डिफरेंस हमने लिख दिया है और एक इंटरेस्ट की फिगर है वो फाइनेंशियल में है, उसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ऐसे एक मिनट, एक फिगर से थोड़ी सी गलत हो गई है, मैं ठीक लिख देता हूँ। नौ 500 49,500 आएगा आई थिंक। 950,500। $40,000। फाइनेंशियल बुक से प्रॉफिट आ गया है 40,000। होप सो आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। हम अपने आज के सेशन में इतना ही करेंगे। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट सेशन यानी कि कल कराऊंगा और कल हम इसके आगे रिकंसिलिएशन की कुछ बातें और साथ में इंटीग्रल के कुछ पॉइंट सीखेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।